मुझे तो समझ में ही नहीं आती, मेरी शायद अकल कम है इस वजह से नहीं समझ में आती। 17C तो रियल टाइम फिगर है कि हर पोलिंग बूथ पे कम से कम 5 ऑफिशियल अंदर पोलिंग बूथ के होते हैं और उतने ही बाहर होते हैं सुपरवाइजरी। तो हर पोलिंग बूथ में बेईमानी के लिए हमें 10 लोगों को कॉन्फिडेंस में लेना पड़ेगा। 3500 बूथ के लिए 35,000 लोगों को कॉन्फिडेंस में लिया जाना हुआ गया होगा, लेकिन ये कैसे संभव है मुझे तो नहीं मालूम। तो ये इसका जवाब आई थिंक महापात्रा साहब की प्रेजेंटेशन में था ना, ये तो उन्होंने बताना पड़ेगा कि कोई तो बोलता। उड़ीसा में तो 20 साल से या 25 साल से पटनायक साहब की सरकार है, वहाँ के तो सारे स्टाफ टोटली उनके लॉयलिस्ट हैं और सारा फील्ड स्टाफ इलेक्शन कमीशन का स्टाफ स्टेट का ही होता है। वो सारा इस कॉन्स्पिरेसी में कैसे शामिल हो गए होंगे ये भी नहीं समझ में आती। ये अनआंसर्ड क्वेश्चन है, आपकी रिसर्च बड़ी इन डेप्थ है, लेकिन इनका जवाब तो देना पड़ेगा। फिर इन 35,000 में से कोई नहीं बोला, लेकिन पॉलिटिकल पार्टी के एजेंट तो बैठे थे, वो भी कम से कम 5, 10, 20, 30 कैंडिडेट होते हैं, 5-7 तो एजेंट बैठे हुए होते ही हैं। क्या वो चिल्लाए, क्या वो बोले? नहीं अगर बोले तो या तो बिक गए। उस पर भी अक्सर ये डिबेट हम लोग आपस में करते हैं कि भाई अगर पार्टी वर्कर को एक पार्टी ने 500 रुपए दिए, दूसरी पार्टी 5,000 में खरीद लेती है उसको, और तो और लोग कैंडिडेट को खरीद लेते हैं। तो पार्टी एजेंट तो क्या बेचता है कि कैंडिडेट ही बिक जाते हैं। उस पर जो साइलेंस है वो मुझे समझ में आती। एक और चीज जो इसमें जिक्र आया, ईवीएम स्वैपिंग, जो मैंने समझा कि ईवीएम जो पोलिंग बूथ में फाइनल हुई थी, सील के करके स्ट्रॉन्ग रूम में भेजी गई थी और वहां से काउंटिंग डे पे उसको निकाला गया था, तो वो नहीं थी जो पोलिंग डे की थी, यानी बदल दी गई। ये कैसे संभव है मुझे नहीं समझ में आता। क्यों? क्योंकि मैं आपको समझाऊं कि पोल डे को शाम तक जब पोल खत्म हो जाता है, हमें मालूम है कि इस पोलिंग स्टेशन में कुल 1200 वोट बनते हैं, लेकिन 785 ने वोट दिया। एग्जैक्ट फिगर, एक ऊपर नीचे होने का मतलब ही नहीं। उसको 17C में भर के भी दे दिया। उसके बाद वो मशीन सील की जाती है, अंदर से 2-3 सील होती है, वो छोड़ दीजिए, उसके ऊपर एक पेपर सील चारों तरफ से उसके ऊपर रैप कर दी जाती है। और ये सील जो है जहाँ पे हमारे करेंसी नोट छपते हैं नासिक में, वहाँ पे छपती है। उसका एक स्पेसिफिक नंबर होता है, यूनिक नंबर होता है कि उस जैसा दूसरा नंबर हिंदुस्तान में कहीं नहीं होगा। और उसके ऊपर हम आप लोगों के दस्तखत लेते हैं जो वहाँ मौजूद थे। और 2 हफ्ते बाद, 3 हफ्ते बाद, 1.5 महीने बाद जब भी काउंटिंग होती है, जब मशीन हम लाते हैं, सबसे पहले काउंटिंग सेंटर में जो लोग बैठे हैं उनको दिखाते हैं कि भाई देखो ये मशीन है, इसका ये नंबर है। उन सबके पास अपना रिकॉर्ड होता है, ये हाँ जी ये नंबर है, देख लो भैया इसकी सील इंटैक्ट है कि नहीं, आप लोगों के दस्तखत हैं इस पे कि नहीं। वो सील तो नहीं बदली जा सकती, मशीन के साथ दस्तखत तो नहीं बदले जा सकते। और वो सील भी जानबूझ के हमने ऐसी डेलिकेट बनाई है कि अगर जरा भी टेम्पर करने की कोई कोशिश करेगा तो फट जाएगी, ताकि ये भी नहीं कि वहाँ से उस सील को बड़े बड़े प्यार से निकाल के दूसरे पे लगा दिया, ये कर नहीं सकते। वो डेलिकेट सील इसीलिए बनाई गई है कि टेम्परिंग जो है वो प्रूफ मिल जाएगा। तो ये स्वैपिंग कैसे होती है, और वो पॉलिटिकल पार्टी इतने सारे ऑपोजिशन वाले होते हैं, वो इतने चुपचाप क्यों रहते हैं कि सब मशीन बदल गई और वो कुछ चिल्लाते चलोते नहीं। ये इशू मुझे तो नहीं समझ में आता फ्रैंकली। एक जो था ये लेट वोटर्स, ये जो 2-2 बजे रात तक लाइन लगी रही, ये मेरे लिए थोड़ी हैरानी का बाइस है। हालांकि मैं देख रहा था कि इलेक्शन मई में हुआ था। मई में सिर्फ एक रीजन होता है, नॉर्मली हम लोगों के वक्त में भी इलेक्शन होता था, इतने अच्छे नहीं जितने आजकल होते हैं, लेकिन इलेक्शन हमारे वक्त में भी होते थे। लेकिन वो फाइनल फिगर भी रात को 7-8 बजे तक आ जाती थी, 9 बजे। सिर्फ उस वक्त लाइन स्टॉप कर दी जाएगी कि 51वां आदमी उसमें नहीं आएगा।
और उसमें कोई बेईमानी ना हो, उसके लिए कोशिश हमारी होती है बेईमानी प्रूफ बनाने की हर चीज़ को, कि हम लोगों को एक कूपन देते हैं और वो रिवर्स में देते हैं। आखिरी वाला जो होता है वो नंबर 1 होता है, और जो बिल्कुल पोलिंग बूथ के दरवाजे पे है वो -1 तो कोई हो नहीं सकता। अगर आखिरी वाला 50 होता, 10 उसमें और आ जाते, 60 बन जाता, 50 और आ जाते, 110 बन जाता। वो स्कोप ना हो, हम पहले उस वक्त तो 5:01 पे ये कूपन दे दिए जाते हैं। तो 5:01 पे जो फिगर है वो 2 बजे रात की फिगर होनी चाहिए। मिनट पे जो आदमी लाइन में, उसके बाद तो अगला अलाउड ही नहीं। तो डिस्क्रिपेंसी कहां से हो रही है? इसमें डिस्क्रिपेंसी ये, इसका तो कोई मतलब ही नहीं। 17 थी वो था जिस दिन आप पोल डे पे कितने लोगों ने वोट दिया था, वो उसकी एक समरी है जो बना के दे दी जाती है। और जब काउंटिंग डे पे उसको खोलेंगे तो 17C से ही शुरू करेंगे कि उस दिन इतने लोगों ने वोट दिया था। और शाम तक जब काउंटिंग कंप्लीट हो जाएगी तो फॉर्म 20 रिलीज होगा, जो 17C और 20 में डिस्क्रिपेंसी का कोई मतलब ही नहीं। एक वोट की भी डिस्क्रिपेंसी का मतलब नहीं। ये नहीं कि वही 2-4 हो गए, एक की भी डिस्क्रिपेंसी हमें स्लीपलेस नाइट देने के लिए काफी है। मुझे याद है, मैं बचपन में मेरे एक कजिन कहीं अकाउंटेंट थे बैंक में किसी में, तो वो 2-3 दिन से बड़े उलझन में और वो हिसाब कर रहे थे। मैंने कहा क्या हो गया भाई साहब? उन्होंने कहा कि बेटा मेरे अकाउंट में 1 रुपया फालतू आ रहा है। मैंने कहा बड़ी अच्छी बात है, जेब में रख लीजिए। कहने कि नहीं, ये 1 रुपया कम या ज्यादा होना बड़ी खतरनाक अलामत है कि मेरे फिगर्स गलत हैं, इसमें कुछ गड़बड़ है। ये 1 रुपया नहीं, ये 100 रुपये और 1000 रुपए की भी डिस्क्रिपेंसी होती है। डिस्क्रिपेंसी इज जस्ट नॉट अलाउड इन अकाउंटिंग, चाहे वो एक की भी डिस्क्रिपेंसी जो आज की प्रेजेंटेशन में अच्छी तरह बताई गई। फिर फॉरेंसिक ऑडिट का जिक्र आया बार बार। मैं टोटली सपोर्ट करता हूँ कि चाहे वो 17C का फॉरेंसिक ऑडिट हो, 20 का हो, कुछ भी हो, फॉरेंसिक ऑडिट होना जरूरी है। बिकॉज इलेक्शन का फ्री एंड फेयर होना, क्रेडिबल होना, न सिर्फ होना चाहिए बल्कि दिखना चाहिए, प्रूवेबल होना चाहिए। हमें कुछ छुपाने की तो है नहीं। पता नहीं आजकल क्या छुपाने की जरूरत पेश आने लगी, छुपाने की तो पता नहीं। ट्रांसपेरेंट खुली किताब होता है इलेक्शन कमीशन, होता था कि हर चीज सबको पता है, सब हर चीज को शेयर करते थे। अभी ये फाइनल प्रेजेंटेशन में जेरीमैंडरिंग का जिक्र आया। तो जेरीमैंडरिंग फ्रैंकली मैंने 1965 में BA सेकेंड ईयर में पॉलिटिकल साइंस क्लास में पढ़ी थी कि जेरीमैंडरिंग कुछ चीज होती है। उसके बाद भूल गया था, कभी सुनी नहीं। 6 साल इलेक्शन कमीशन में रहा, कभी जेरीमैंडरिंग का नाम तक नहीं सुना होती क्या है। ये मालूम था डिलिमिटेशन है, उसमें कॉन्स्टिट्यूएंसी इधर की उधर कुछ हो जाती है, और मेजोरिटी एरिया को माइनॉरिटी में कैसे कन्वर्ट किया जा सकता है, कुछ जिक्र आता था। लेकिन ये जेरीमैंडरिंग मैं श्रीलंका में सुनता था, भूटान में, बांग्लादेश में, जगह जगह सुनता था, अमेरिका में तो बहुत सुनता था, इंडिया में तो हम भूल ही गए थे कि ये अंग्रेजी का कोई शब्द है जेरीमैंडरिंग। लेकिन कितने ग्राफिकली योगेंद्र भाई ने इसको दिखाया, इसके तो रूमटे खड़े हो जाते हैं इनके प्रेजेंटेशन देखते हुए। अब प्रशांत जी से मैं पूछना चाहूँगा कि ये जो इन्होंने प्रेजेंटेशन दिखाई, जेरीमैंडरिंग की दिखाई, क्या ये सुप्रीम कोर्ट के नॉलेज में जा चुकी है या जा सकेगी? जा सकती है, जानी चाहिए। लेकिन उसको कॉग्निजेंस लेते हैं वो लोग? ले सकते हैं, लेना चाहिए, लेकिन लेंगे कि नहीं लेंगे ये कहना। तो मैं तो हैरान था कि सारी चीज़ें फैक्ट्स एंड फिगर्स पे बेस्ड और नक्शे के आधार पे, और इन्होंने 2-3 पॉकेट दिखाई। तो ये तो हैरानी की बात। और इन्होंने एक इंटरेस्टिंग इंपॉर्टेंट बात बताई कि वैसे तो डीलिमिटेशन कमीशन बनती है एक्ट के तहत, जिसका चेयरमैन हमेशा सुप्रीम कोर्ट का रिटायर्ड जज होता है। उस लिहाज से वो इंडिपेंडेंट है, लेकिन बाकी की कॉम्पोजिशन भी ना भूलिए। दूसरा उसका मेंबर होता है चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया या उसका रिप्रेजेंटेटिव, यानी 3 इलेक्शन कमिश्नर में से कोई दूसरा। जब मैं इलेक्शन कमीशन में 2006 में आया तो उस वक्त एक डीलिमिटेशन कमीशन, जो चौथी डीलिमिटेशन कमीशन थी, वो उस वक्त एक्शन में थी, जस्टिस कुलबीर सिंह। और 3 साल के बजाय उन्होंने 6.5 साल लगाए। उसमें सबसे पहले शायद कृष्णमूर्ति साहब थे, वो चले गए, लिंगडो साहब थे। लिंगडो साहब जब CEC बन गए, उन्होंने दूसरे साहब को हवाले कर दिया। जब दूसरे साहब CEC बन गए, उन्होंने तीसरे को हवाले नहीं किया। हालांकि CEC तो बिजी हो जाता है लॉजिकली कि नहीं कंटिन्यूटी के लिए, अरे भाई कंटिन्यूटी से ज़्यादा तो है ट्रांसपेरेंसी। जो रसूल चला आ रहा है वो ऐसा क्यों नहीं किया गया।
बहरहाल, और असम में और कश्मीर में इलेक्शन कमीशन ही कराती है। जो इन्होंने स्टेटिस्टिक दिखाए जो, तो उसको तो हम इतना डिफेंड भी नहीं कर सकते, क्योंकि डिलिमिटेशन कमीशन तो आफ्टर ऑल हेडेड बाय जज होती है, तो उसकी कुछ ना कुछ तो क्रेडिबिलिटी होती है। तो ये तो 3 इलेक्शन कमीशन, दूसरा मेंबर, एक तीसरा मेंबर होता है जो वेरिंग है हर स्टेट का स्टेट इलेक्शन कमिश्नर, यानी 36 स्टेट्स हैं, स्टेट एंड यूटी, तो 36 लोग उसके मेंबर होंगे इन टर्न अपनी अपनी कंसर्न स्टेट के लिए। फिर ये लोग पब्लिक हियरिंग करते हैं। पब्लिक हियरिंग में लोगों के बुलाया जाता है रिप्रेजेंटेशन करे। नॉर्मली इट्स ए वेरी ट्रांसपेरेंट एंड फुल प्रूफ प्रोसीजर, लेकिन क्या अपोजिशन वाले मेहनत नहीं करते? क्या वो प्रॉपर रिप्रेजेंटेशन सुप्रीम कोर्ट जज के सामने नहीं करते, जिस वजह से वो बाद में त्रुटियां रह जाती हैं जो बाद में तंग करती हैं। एक फाइनली इस पे मैं कहता हूँ कि मुझे अगेन ये हैरानी हुई कि जहाँ पे SIR नहीं हुआ था वहाँ पे डिलीशन भी नहीं हुई, और हमारा स्टैंड ही यही है कि भाई हमारा इलेक्टोरल रोल तो 99% एक्यूरेट है ऑलरेडी। अब क्या करना चाहिए प्रशांत जी, भाई आपके इत्तला के लिए है कि बंगाल में जैसे कुछ हो रहा है, सपोज 60-65 लाख मुत्तहिद वोटर थे जिनके डिलीशन पे अपीलें चल रही हैं, उसमें 10 लाख 20 लाख 30 लाख निमट भी गई और भी शायद निमट जाएंगी। एक तो उसमें सुप्रीम कोर्ट अपने जजेस को लगाती है। मुझे तो इस पर हैरानी है कि जो डिपार्टमेंट काम नहीं कर रहा उसको डंडा मारने के बजाय चलो तुम अच्छा नहीं कर रहे, मैं आके खुद कर लूँगा। कल को ट्रैफिक लाइट अगर अच्छी तरह मैनेज नहीं हो रही तो क्या जजेस आके ट्रैफिक बताएंगे आप इधर जाओ उधर जाओ? काम उन्हीं से लेना चाहिए था जिनका वो काम है। बहरहाल सुप्रीम कोर्ट अपने विजडम में वो करता है, लेकिन सपोज 15 लाख 20 लाख अभी भी डिलीशन पे फैसले से रह गए, और जितने सारे जजेस भी थे, जजेस ने हाथ खड़े कर दिया कि जी हम नहीं कर पाएंगे इतना सारा, 30 सेकंड भी अगर हम एक केस में लगाएंगे तो इतने नहीं कर पाएंगे। तो छत्तीसगढ़ के जजेस भी शायद लगा देंगे कि नेबरिंग उसके, फिर भी अगर 10 लाख 20 लाख रह गए तो देन व्हाट? मैंने अभी एक हफ्ते पहले टेलीग्राफ कलकत्ता में मैंने आर्टिकल लिखा था जिसमें मैंने यही सुझाव उसमें दिया है कि ऐसी सूरत में 2 चीज़ें होनी चाहिए, हो सकती हैं। कानून ये है रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट में कि एट एनी पॉइंट इन टाइम देयर इज एन एग्जिस्टिंग इलेक्टोरल रोल। जब तक इलेक्टोरल कंप्लीट ना हो तो जो एग्जिस्टिंग इलेक्टोरल रोल है वो वैलिड है। अब यानी जनवरी 25 का रोल अभी तक वैलिड है, क्योंकि अभी उसको रिप्लेस करने के लिए नया रोल आया नहीं है अपनी शेप में। तो या तो उस इलेक्शन को 2025 जो लेटेस्ट अवेलेबल इलेक्टोरल रोल जो वैलिड है, लीगल है, वही लीगल डॉक्यूमेंट है, उससे कराना चाहिए। या दूसरे अगेन जुडिशरी का उसूल है जो हमको 1972 में नेशनल एकेडमी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन में पढ़ाया गया था। कानून सिविलाइज देश का सिविलाइज कानून के 9 मर्डरर्स हैंग होने से छोड़ दिया जाए, उनको फ्री कर दिया जाए, लेकिन एक इनोसेंट को हैंग ना कर दिया जाए। तो ये प्रिजम्पशन ऑफ लॉ है कि इनोसेंस पर एम्फेसिस है, चाहे गिल्टी छूट जाए। तो जो एग्जिस्टिंग 20 लाख के करीब अगर फिर भी रह गए, 30 लाख 20 लाख रह गए, उनका एजुडिकेशन नहीं हुआ, तो उस एजुडिकेशन का जिम्मेदार वोटर तो नहीं है। ये तो हमारे एडमिनिस्ट्रेशन की कोताही, कमी या लिमिटेशन समझिए, उस वजह से। इसलिए उन सबको एलिजिबल मानते हुए उन सबको वोट देने देना चाहिए, और ये कहते हुए कि इनका फैसला जो हो रहा था, जो हम नहीं कर पाए, हम इलेक्शन के बाद करेंगे, ड्यू कोर्स करेंगे, लेकिन फिलहाल इनमें से एक भी वंचित नहीं रहेगा, महरूम नहीं रहेगा। ये मैं समझता हूँ ये सुप्रीम कोर्ट के सामने ये चीज़ जरूर पेश की जाए और शायद उनको जज जाए। इन अल्फाज के साथ मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ कि मैंने इतनी एजुकेशन कई साल में नहीं ली थी जितने 2-3 घंटे में मुझे मिली है।